नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका मोबीशाला ऐप पर। और मेरे इंस्टीट्यूट का कोड क्या है? अनूप 9555। तो पहले मैं अपना नाम बता दूं आप लोगों को। मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपके ज्योग्राफी का फैकल्टी हूं। क्लियर है? और हम किस ऐप पर मिलेंगे? मोबीशाला ऐप पर मिलेंगे। और देखिए, मैंने आपके सामने जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मेंशन भी कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस को आपको बता दूं कि आखिर हमें ज्योग्राफी क्यों लेना चाहिए। क्लियर है? तो बच्चे देखिए, सबसे पहले याद रखेंगे कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आईएएस और पीसीएस दोनों में बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है। क्यों ये फेमस और क्यों लोकप्रिय है? तो सबसे पहले याद रखना है बच्चे कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट के प्रकृति की बात करें, क्लियर है, अगर हम इस सब्जेक्ट के नेचर की बात करें तो इसका नेचर जो है बच्चे बहुत ही वैज्ञानिक है। क्लियर है? इसका नेचर क्या है? बहुत ही वैज्ञानिक है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्या है, साइंटिफिक है। और ये साइंटिफिक इसलिए है बच्चे, क्योंकि ये आपकी अवधारणा पर काम करता है। किस पर काम करता है? आपकी अवधारणा पर, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्योंकि देखिए, विज्ञान के लिए ये कहा जाता है, साइंस के लिए ये कहा जाता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जाता, उसे सिर्फ समझा जाता है। यही चीज ज्योग्राफी के साथ है, क्योंकि ज्योग्राफी की जो प्रकृति है वो पूरे तरीके से वैज्ञानिक है और ये पूरे के पूरे क्या है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर चलती है। इसकी पूरी अवधारणा है। क्लियर हो चुका? चलिए, तो अब यहाँ पर समझिए कि आईएएस और पीसीएस में इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, तो जनरल स्टडीज में भी यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। मैंने एरो ऊपर दिया है, जिसका मतलब है कि बढ़ना। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जीएस में इसकी जो क्वेश्चन का जो नंबर है, संख्या है, वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ठीक, अच्छा। और अगर हम जीएस के हिसाब से देखें, चाहे वो आप यूपीएससी में देखें या पीसीएस में देखें, दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर अब जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करंट से भी टच किया जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और जो भी हमारे वातावरण में, जो भी हमारे नेचर में, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होती है, उन सब को कहीं न कहीं हम ज्योग्राफी से ही जोड़ते हैं। अगर अधिक बारिश होना, बाढ़ आना, कहीं सूखा पड़ जाना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, लैंडस्लाइड होना, ये सारे टर्म किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे टर्म आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच है, आपके पास अपनी कॉन्सेप्ट है, तुरंत आप इस प्रश्न को बना लेंगे और देखते ही बना लेंगे। क्योंकि इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं होती। याद रखेंगे कि जीएस में अगर हम ज्योग्राफी को डील कर रहे हैं तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका कॉन्सेप्ट है, आपकी अवधारणा है, तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इसके सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए, अगर हम इसी बात को ऑप्शनल सब्जेक्ट पर लेकर चले, ठीक है, तो पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आखिर हमें ज्योग्राफी को ऑप्शनल क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ सभी बच्चे क्लियर करेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी को हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्यों लें। तो सबसे पहले याद रखना है बच्चे, इसका सबसे पहला जो आंसर है वो आंसर है खुद इस सब्जेक्ट का नेचर, यानी इस विषय की प्रकृति। क्योंकि इस विषय का नेचर ही क्या है, वैज्ञानिक है, कॉन्सेप्चुअल है, आपकी अवधारणा पर है। अगर आपको विषय में समझ है, विषय की पकड़ है, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चे, वैज्ञानिक चीजों में बात नहीं बनाई जा सकती। आपकी एक समझ है, आपका कॉन्सेप्ट है, आप आराम से चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और याद रखना है कि इसका दूसरा आंसर क्या है कि इसमें मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है, यानी आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। और अच्छे मार्क्स मिलने के कारण बच्चे याद रखेंगे कि आप जैसे मेंस क्लियर करते हैं, तुरंत आप इंटरव्यू भी फेस कर लेते हैं। तो इसमें मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है। और क्या है बच्चे कि जो अगर हम एसेज वगैरह लिखते हैं, यानी कि जो हम लेख लिखते हैं,
उस लेख में भी ज्योग्राफी आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल इशू के से रिलेटेड अगर आपको लेख मिलती है तो आप उसे करंट से जोड़ करके यानी कि समसामयिकी से जोड़ करके एक बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छा आंसर बना सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि मैंने बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि इस विषय की प्रकृति क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक है और ये पूरे तरीके से अवधारणा पर चलता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब जरा देखते हैं कि ठीक है ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या होता है। तो बच्चे देखिए, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, अगर आप इसे दिमाग में रखेंगे तो अपने आप सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि बच्चे ज्योग्राफी में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक ज्योग्राफी को हम कहते हैं बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? फिजिकल जियोग्राफी। देखिए किस तरीके से प्रश्न को टैकल किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी को हम बच्चे कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। और जैसे फिजिकल शब्द लग गया तो आप समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से इसका जो नेचर है वो क्या है? एक वैज्ञानिक नेचर है, एक साइंटिफिक क्या है बच्चे? इसका नेचर है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ज्योग्राफी का पहला हिस्सा होता है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें तो ये फिजिकल से एकदम हट जाता है। तो याद रखेंगे अगर भौतिक भूगोल है तो यहाँ पर नेचर की बात हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है। लेकिन आखिर ह्यूमन सिविलाइजेशन भी तो इसी नेचर से जुड़ा हुआ है, इसी नेचर की दी हुई चीजों पर वो आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो इसका जो दूसरा भाग होता है बच्चे, हम उसे ही कहते हैं ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हम क्या कहते हैं उसे? ह्यूमन इकोनॉमिक जियोग्राफी। और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ही आप हिंदी में कहते हैं मानव आर्थिक भूगोल। क्या कहते हैं आप इसे बच्चे? मानव आर्थिक भूगोल। यानी ज्योग्राफी को इन टोटलिटी आप इस ट्रिक से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया कि पहला हम क्या कहते हैं? पहले को हम कहते हैं भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, और इसका नेचर पूरा का पूरा साइंटिफिक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें, मानव आर्थिक भूगोल की बात करें, तो यहाँ पर हमारी जो है अवधारणा बहुत ही ज्यादा काम आती है। और ये जो हमारी अवधारणा होती है ये हमारे लेखन एवं जानकारी पर निर्भर करती है। ये हमारे लेखन और किस पर निर्भर करती है? हमारी जानकारी पर। क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट बनी हुई है, आपके पास राइटिंग स्किल है, आप चीजों को जान रहे हैं, तो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप बखूबी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब देखिए भौतिक भूगोल में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे केयर कीजिए कि भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत इजी है। भौतिक भूगोल में सबसे पहले बच्चे हम स्थल के बारे में पढ़ेंगे, यानी लैंड। क्या हम इसे कहते हैं? हम लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थल से रिलेटेड। स्थल के बाद फिर हम किससे के रिलेटेड पढ़ते हैं? वायु, जिसे आप क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं बच्चे कि हम इसे क्लाइमेटोलॉजी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्लाइमेटोलॉजी। तो स्थल से आप इसे स्थल मंडल भी कहते हैं, वायु से हम इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल भी कहते हैं। अच्छा, स्थल मंडल और वायुमंडल जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाद आप कहाँ आते हैं? जल मंडल में आते हैं बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो देखिए मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है कि भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? स्थल यानी के लैंड यानी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, फिर वायुमंडल क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और फिर जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जैव मंडल कहते हैं, यानी के बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो याद रखेंगे कि भौतिक भूगोल इन्हीं चारों चीजों पर जुड़ी हुई है। स्थल लैंड यानी जमीन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। वायु से, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे क्लाइमेट से जुड़ी जितनी भी बातें हैं हम इस वायु के मंडल के अंदर पढ़ते। बच्चे याद रखिएगा ये सब स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, जल से जुड़ी हुई। अब जल का मतलब क्या है? पूरा समुद्र, सी,
महासागर, ओशियन, इन सबसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? जल मंडल में, हाइड्रोस्फीयर में पढ़ते हैं। और स्थल, वायु और जल, जहाँ तीनों का योग हो जाए, केयर करेंगे बच्चे, स्थल, वायु और जल, जहाँ तीनों का योग हो जाए हम उसे ही जैव मंडल यानी के बायोस्फीयर में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम अगर चलते हैं तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पूरे तरीके से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यह आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए अब ये तो हम समझ चुके हैं कि चलो इसमें हमें ये इस चीज को पढ़ना है और हमारी सोच पूरी क्या होगी? वैज्ञानिक होगी। अब अगर हम आते हैं मानव आर्थिक भूगोल यानी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? तो याद रखेंगे कि मानव से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि मानव से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सब के सब हम किस में पढ़ते हैं? इसी मानव आर्थिक क्या करते हैं बच्चे? भूगोल में पढ़ते हैं। अब ये गतिविधियां क्या होती है? या तो आपका आवास, आपका हैबिटेट, आपकी कृषि, आपके उद्योग, क्लियर हो गया? उद्योग धंधे, फिर जो हमारी प्रजाति, उनके एक्सेट्रा, ऐसी जो भी चीजें हैं बच्चे जो मानव से संबंधित है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, वो सब हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी को आप दो सेंस में लेंगे, एक फिजिकल ज्योग्राफी के सेंस में और एक क्या है? ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेंस में। लेकिन आप इसे दो तरीके से देखेंगे। कैसे दो तरीके से देखेंगे? पहले आप इसी को देखेंगे बच्चे वर्ल्ड लेवल पर, और जब आप इसे वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को सेम आप फिर कहाँ देखते हैं बच्चे? इंडिया के लेवल पर देखते हैं, तब आप इसे क्या कह देते हैं? इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। इसीलिए बच्चे जो फर्स्ट पेपर हो गया वो फिर क्या कहलाया? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो सेकंड पेपर हुआ फिर वो क्या कहलाया? इंडियन ज्योग्राफी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है और यही कॉन्सेप्ट क्या है? इंडियन ज्योग्राफी के लिए है। और अगर आप इस तरीके से इसे पढ़ते हैं, नॉलेज को डेकोरेट करते हैं, अच्छे से समझते हैं, विषय पे पकड़ बना लेते हैं, तो लिखने में आपको वो इतना ही मदद करेगा जितना आपने समझा है और बखूबी उसे क्या किया है? पढ़ा है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वही आपके ह्यूमन इकोनॉमिक यानी मानव आर्थिक भूगोल को भी समझने में आपकी मदद करेगा कि अगर रेगिस्तान में आदमी रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। अगर किसी नदी की घाटी में लोग रह रहे हैं तो नदी की घाटी में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मानव आर्थिक क्रियाकलाप को भी क्या करता है? कंडक्ट करता है, उसे भी संभालता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो बच्चे इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ज्योग्राफी वाकई हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी वैज्ञानिकता के कारण, अपनी समझ, अपनी प्रकृति, अपने कॉन्सेप्चुअल नेचर के कारण हमें सब्जेक्टिव में भी उतना ही मार्क्स दिलाएगा, क्लियर है, और एसए में भी आपकी मदद करेगा, और प्लस जो जीएस में क्वेश्चन आते हैं वहां भी आपकी मदद करेगा। एक अच्छी समझ में विकसित होगी आपके अंदर। चाहे आप प्री का एग्जाम दे उसे भी क्वालिफाई करेंगे, मेंस का एग्जाम दे उसे भी क्वालिफाई करेंगे, और निश्चित आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और उसे भी आप पार कर जाएंगे। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखेंगे कि मोबीशाला ऐप पर मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपको मिलूंगा, जहां हम विषय की एक एक चीजों को सही तरीके से पकड़ के पढ़ेंगे, और हमारा जो पढ़ने का सिस्टम होगा वो एक चेन सिस्टम में होगा, एक लगातार क्रम में होगा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव धन्यवाद करता हूं आपका मोबीशाला ऐप की ओर से, और इस ऐप पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी। थैंक यू क्लास।